हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी थी हमारी +1 की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम था सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम उसका एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कई बार इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम पढ़ लेते हैं कि इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। हमारे पास दो फार्मूले होंगे, एक तो इम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा हमारे पास होगा मोलिकुलर फार्मूला। तो एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं ये, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, इसे स्टार्ट करने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो देखो, किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक सिंपल वूल नंबर रेशियो प्रेजेंट होती है जो इसको बताता है। ये इसको बताता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं, मान लिया अपने पास ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये है हमारे पास। ठीक है, और अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो क्या निकल कर आएगी, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी 1:2:1 है ना। यही देखो यहाँ पर 6:12:6 है, तो कुछ ऐसा ही है कि ये फॉर्मूला है ना, किसी भी कंपाउंड के अंदर हमें सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। लिखिए, इट इज द फॉर्मूला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इट इज द फॉर्मूला विच गिव्स सिंपल होल नंबर रेशियो प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एक सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, जैसे हमारे पास ग्लूकोज था, तो एग्जांपल मैं दोबारा से लिख देता हूं C6H12O6, और यहां पर अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो C1H2 और O1, कुछ ऐसा है यहां पर, यानी किस रेशो के अंदर प्रेजेंट है, 1:2:1, और ये एक सिंपल वूल नंबर रेशो है। तो ये बताता है। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल टाइप ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। तो चलो हम उन क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कि वो किस टाइप के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम सोल्यूशन करेंगे। इस सोल्यूशन के अंदर एक टेबल बनेगी। देखो सबसे पहले क्या होगा, हम एक क्या लिखेंगे, जो हमें एलिमेंट दे रखे ना वो एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले। अब इसके अंदर तो दो ही एलिमेंट है, एक तो हमारे पास आयरन था और दूसरा हमारे पास क्या था भाई, ऑक्सीजन था। तो ये हमने लिख लिए, एलिमेंट्स लिख लिए, ये आयरन था और ये ऑक्सीजन था, ये हमने लिख लिए। उसके बाद इनकी परसेंटेज हमें दी गई थी, जैसे 69.9% आयरन दिया गया था और 30.1% क्या दिया गया था, ऑक्सीजन दिया गया था। इनकी परसेंटेज हमने लिख ली। अब यहाँ पर एक और रूल टॉपिक यानी रूल आता है, एक और यहाँ पर एक रो आएगी। कैसे, यहाँ पर हमारे परसेंटेज दे रखे थे लेकिन हम परसेंटेज के अंदर नहीं लेते हैं। तो परसेंटेज से अगर हम उसके अंदर मास के अंदर कन्वर्ट करें, ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करें, तो बाय में शो कर दे, क्योंकि हम टोटल कितने मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इतना ही आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज हटा देता हूँ। ये बन गया मास। ठीक है, ये हो गया। अब हम इनका एटॉमिक मास लिख लेंगे। जैसे हमारे पास आयरन का 56 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनकी रेशियो निकालेंगे। रेशियो बाद में निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, इनके मोल निकालेंगे। मोल का फॉर्मूला क्या था, जब हमने मोल कॉन्सेप्ट किया था तो आपसे बताया गया था कि गिवन वेट, जितना हमें वेट दे रखा है, बाय में मोलर मास, उस एलिमेंट्स का या उस कंपाउंड का मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास मोल आ जाते हैं। जिस प्रकार देखो, ये गिवन वेट था क्योंकि हमने वेट बना लिया था परसेंटेज से, और बाय में इसका एटॉमिक मास, और ये हमने कर दिया। इसका भी कुछ ऐसे किया, हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, और हमारे पास ये आ गया। अब इनकी मोलर रेशियो निकालेंगे हम, या फिर एटॉमिक रेशियो बोल सकते हैं आप। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से जो छोटा होगा उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मान लिया इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये है 1.25, तो इनसे दोनों को डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या जाता है, मान लिया मेरे पास ये आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना होगा, यहाँ पर कोई भी जो डिजिट है यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर न रहे, यानी कि एक सिंपल डिजिट बन जाए, वूल नंबर बन जाए। हमें कुछ ऐसा करना होगा। यहाँ पर तो बन गया
यहाँ पर नहीं बना, लेकिन हमें है ना अगर इसके साथ अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी तो इसके साथ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लिया मैंने इसके साथ 2 के साथ कर दी और इसकी भी 2 के साथ कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास 2 और ये 3। अब देखो Fe के आगे हमारे पास 2 आया और यहाँ पर क्या आया, ऑक्सीजन के आगे हमारे पास 3 आ गया, ये हो गया। अब क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर जो हमारे पास कंपाउंड दिए गए थे वो हम लिख लेंगे। कैसे, यहाँ पर मैंने Fe लिख लिया, आयरन लिख लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लिया। अब Fe के आगे मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे मेरे पास 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। ये हो गया Fe2O3। ये हमारे पास इसका क्या हो गया भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया आयरन ऑक्साइड का, यानी 2:3I। ठीक है, ये एक सिंपल फुल नंबर रेशियो। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर भी। तो हम चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ही जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। कैसे, ये देखो, ए कंपाउंड ऑन एनालाइजिंग वाज फाउंड टू बी कंटेन। कोई भी हमारे पास कंपाउंड था, जब उसको एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि उसके अंदर कार्बन 34.6% है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके अंदर 3.85% है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 61.55% है। हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ये। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले वही एलिमेंट लिख लिए। एलिमेंट क्या क्या है आपको पता ही लग रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आगे इनकी परसेंटेज लिख ली, बिल्कुल इजी था यहां तक। तो आगे हमें इनका एटॉमिक मास पता ही है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ये पता चल गया। अब मोल्स है, मोल्स आपको पता ही है, गिवन वेट बाय में इनका मोलर मास या फिर एटॉमिक मास अगर हमारे पास एलिमेंट है तो। ठीक है, अब ये निकाल दिया हमें। अब मोलर रेशो जो इनके अंदर से सबसे छोटा है ना, उसी से तीनों को डिवाइड कर दो, ये हमारे पास रेशो निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो पॉइंटों के अंदर आ गया, तो हमें किसी ऐसी डिजिट से इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे ये क्या हो जाए, एक सिंपल वुल रेशो के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं इसको 3 से कर देता हूँ, मान लिया, फिर तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। सोल्व कर लेना। तो यहाँ पर अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूँ इनका, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो क्या क्या कंपाउंड थे, CHO ये थे मेरे पास। कार्बन कितना आया, C3, है ना, कार्बन के आगे 3 आया ना, यहाँ पर 4/3 आया। तो सोल्व करने के बाद हम 4 तो ये हमारे पास आ गया। और क्या था इसकी रेशो, 3:4:4। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल था। अब हम करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। वो बिल्कुल एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको तभी आएगा जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका होगा। बस सारा प्रोसीजर यही है। बस उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको मोलिकुलर मास दिया जाएगा और उसके अंदर n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि उसके अंदर एक डिफरेंस होगा मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो n ही निकालना हमें, n तो आपको गिवन मिलेगा, है ना, मोलिकुलर मास दिया होगा, ऐसे ही हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से इसको डिवाइड कर देंगे। चलो हम सब कुछ करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। बस कुछ भी नहीं है, इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। इट इज द फॉर्मूला विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ये देखो, वो हमें सिंपल वुल नंबर बता रहा था। अच्छा ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंपल वुल नंबर रेशियो प्रेजेंट है, वो हमें बता रहा था ये। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि इस कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लिया और इसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है और 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 6 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, 6 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल फुल नंबर रेशो नहीं है, ये एक्चुअल नंबर बता रहा है कि यहाँ पर 6 कार्बन है और 12 क्या है, हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। तो ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका भी हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला के किए थे। चलो इसके भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या है, हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो मैं बता देता हूं। ए कंपाउंड कंटेन, कोई भी एक कंपाउंड है जो 4.07 हाइड्रोजन कंटेन करके रखता है और इतने इतने कार्बन और क्लोराइन। ठीक है, इफ मोलर मास इज, देखो मैंने बताया था ना, उस क्वेश्चन के अंदर मोलर मास गिवन मिलेगा आपको। अगर मोलर मास नहीं तो एक और चीज गिवन मिलती है, शायद वो वेपर डेंसिटी होती है ना, मैं बता देता हूं एक बार। अगर मोलर मास गिवन नहीं है
मान लिया किसी क्वेश्चन के अंदर अगर मोलर मास गिवन नहीं है तो वहां पर आपको वेपर डेंसिटी दी जाती है, तो आप उसका यूज वेपर डेंसिटी का यूज करके मोलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, आप ऐसे निकाल सकते हैं। मान लिया आपको वेपर डेंसिटी दे दी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ होता है, ठीक है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें, जैसे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर किया था वैसा ही किया बिल्कुल। सबसे पहले हमने एलिमेंट्स को लिख लिया है और फिर इनकी परसेंटेज को लिख लिया, फिर एटॉमिक मास, फिर हमने मोल निकाल लिए और फिर हमने मोलर रेशियो निकाल ली। तो इनमें से जो सबसे छोटा है उससे क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया इन सबको। हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गई, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई। हमें जरूरत नहीं पड़ी किसी एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करने की जो कि इन्हें सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर लिया है, नहीं तो हमें करनी पड़ती, हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता। यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी क्या आ गई है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो, एक सिंपल होल नंबर आ गए हैं, तो हमने एज इट इज लिख लिए। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया ये टेबल का। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, हमें क्या करना होगा, इसका मास निकालना होगा। जो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है ना, जैसे कार्बन के आगे 1 था तो यहाँ पे कार्बन के आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन के आगे 2 है, यहाँ पर 2 लगा दिया। क्लोरीन के आगे 1 है, यहाँ पर लिख दिया। अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, अगर उसका हम मास निकाल देंगे तो वो कहलाता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। देखो कार्बन का 12 होता है, ये एक ही है, और यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन ये 2 है। क्लोरीन का होता है 35.5, यहाँ पर 49.5 आ जाएगा। हाँ इतना, ये हमारे पास मोलिकुलर, ये हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये एन निकालना। आप ये फॉर्मूला याद रखो, एन कैसे निकलता है, जो हमारे पास मोलिकुलर मास है जो हमें गिवन मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, उसको डिवाइड कर देंगे हम। जो हमने अभी निकाला है, क्या निकाला हमें, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला को 49.5, जो हमने मोलिकुलर फॉर्मूला है 98.96, उसको हमने डिवाइड कर देना है इंपेरिकल फॉर्मूला मास से, जो हमने अभी निकाला था। यहाँ पर सोल्व करने के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू 2 आ गई। अब इसका फॉर्मूला क्या था, स्टेप 4 के अंदर सबसे आखिर में मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला। तभी तो हमने n निकाला था, n की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई, हमारे पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ पर हमने निकाल रखा CH2 Cl। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, यहाँ कार्बन है, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कार्बन हो गए 2, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 4 और यहाँ पर क्लोरीन हो गए 2। तो देखो ये हमारे पास, ये हमारा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और डील करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एक कंपाउंड कंटेन इतने अमाउंट क्या है, ये इतने परसेंट क्या है, पोटेशियम, आयरन एंड कार्बन और नाइट्रोजन। इसका मोलिकुलर मास गिवन और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। अरे बिल्कुल इजी है, अभी तो पीछे वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम है भाई। सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला वाला स्टेप हम अपनाएंगे। क्या करेंगे, एलिमेंट लिख लेंगे ऐसे, पोटेशियम, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी परसेंटेज जितनी हमें गिवन होगी वो लिख लेंगे। एटॉमिक मास हमें पता ही होता है, तो यहाँ पर देख लेंगे, इनके मोल्स निकालेंगे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे मोल्स कैसे निकालते हैं, जितने ग्राम इन्होंने दे रखा है इसके बारे में ये कर देंगे, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मोल निकलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेशियो। इनमें से सबसे छोटा ये है भाई, ये, तो इन सबको इससे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास सिंपल होल नंबर आ गए। और अब हमें क्या लिखना है भाई, हमें लिखना है इंपेरिकल फॉर्मूला। और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना होगा। फिर हमें n की वैल्यू निकालनी होगी, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी की थी। और फिर क्या निकालना होगा, फिर हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलो हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना होगा हमें, चल पहले लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ये था, यही था ना, है ना। तो ये K4, यहाँ पर Fe1 है और कार्बन यहाँ पर 6 है और नाइट्रोजन भी 6 है। तो देखो
अब इसको सिंप्लीफाई करूं मैं, कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये एक कंपाउंड होता है ऐसे जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। ये कैसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हो गया ना ऐसा। देखो Fe उतना ही है यहाँ पर, ये और यहाँ पर Cn था, साइनो कहते हैं इसे। तो ये कॉम्प्लेक्स साइनो ग्रुप है ये, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसे, ये हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका मास निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बोलते हैं जिसको हम। तो निकालते हैं स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में अंदर क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, देखो कैसे है, यहाँ पे 4 हमारे पास पोटेशियम है, 4 लिख दिया। और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, हमने पहले ही लिख रखा था, बस कुछ नहीं किया। Fe है, जो आयरन हमारा 56 होता है, ये कितने हैं, 1 है, तो हमें कुछ भी नहीं लिखा, तो बीच में प्लस का निशान। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों भी 6 हैं, तो हमने लिख दिया ऐसे। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, अमाउंट में 6 है हमारे पास। तो टोटल सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आया, 368 यूनिफाइड मास आया। अब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें क्या गिवन है, इसका तो यूज करो, हमें मोलिकुलर मास गिवन है, ऐसे तो गिवन नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास बाय में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो हमने अभी निकाला था। तो यहाँ पर 368 और यहाँ पर 368 है ना, यही इतना ही है। और यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, एन की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, मैं यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ। मोलिकुलर फॉर्मूला का क्या एक फॉर्मूला होता है, एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, 1, हमारी 1 यहाँ आई हुई है। 1 मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास ये है, कितना है, K4, और यहाँ पर हमारे पास Fe और Cn6 ये आ गया। तो अगर इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। तो हमारे पास कितना, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आया, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ये Cn6 ये आया हमारे पास इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, साइनो ग्रुप है ये, Cn साइनो ग्रुप कहते हैं। ओके, तो आज हमने किया मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे, जैसे हमारे पास क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, मोलैरिटी हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।